Welcome, Namaskar, to another episode of TLM Open Circle brought to you by the Leprosy Mission Trust India with support from Rotary Club Delhi South and AML Limited. TLM Open Circle are conversations around topics, issues that concern all of us. And today, we are honored to have with us eminent endocrinologist Dr. Anish Gupta, who is going to unpack diabetes and its prevention and management with all of us today. And Dr. Anish Gupta needs no mention. He is a specialist consultant from St. Stephen's Hospital, and he is also member of Diabetes Research Society of India and also American Diabetes Association and Diabetes Society of Europe. He has been investigator in many multicentric diabetes trials in India and also been awarded by the Government of India and has been part of steering committee for non-communicable diseases in India. So before ado, we would welcome you, Dr. Anish Gupta, for today's podcast. Thank you, Dr. Reeti, for inviting me here today. Welcome to the TLM Open Circle. So how are you today, sir? I'm doing great. Thank you for inviting me. Thank you, sir. So we would open with you helping us to unpack, to understand the rahasya, the mystery around the disease that affects a lot of our population. एक ऐसी बीमारी है डायबिटीज़ या जिसे हम आम भाषा में समझते हैं शुगर की बीमारी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के लक्षण, प्रकार और उसके कारण कॉजेज़ क्या हैं, कि आप हमारे ऑडियंस को क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। सो डॉक्टर रीति, आपने बहुत अच्छा एक शब्द इस्तेमाल करा, रहस्य। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में कोई रहस्य नहीं है। डायबिटीज़ एक बहुत ही सरल बीमारी है जिसको अगर हम सब समझ लें एक भाषा में तो ये है कि इस बीमारी के अंदर मानव का जो शरीर है वो शुगर को यानी कि ग्लूकोज़ को हैंडल नहीं कर पाता। और ग्लूकोज़ हमारे शरीर के अंदर वो करेंसी है, वो ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारा शरीर चल पाता है, वो हमारे शरीर का ईंधन है। तो जिस तरीके से गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत है, वैसे ही किसी भी एनिमल किंगडम के अंदर किसी भी जीव को चलने के लिए ग्लूकोज़ की आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर हमारा शरीर ग्लूकोज़ को यानी कि ईंधन को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो शरीर में किसी भी सिचुएशन में परेशानियां पैदा होंगी ही होंगी। हमें ये समझना है आम तौर पे कि सब लोग समझते हैं कि जो लोग ज़्यादा शुगर का सेवन करते हैं, ज़्यादा चीनी खाते हैं, वो लोग जो होते हैं वही शुगर से ग्रसित होते हैं। ऐसा नहीं है। आप कितनी शुगर खाते हैं या नहीं भी खाते हैं, इससे किसी बात का कोई इम्पैक्ट नहीं है कि आपको शुगर की बीमारी भविष्य में होगी या नहीं होगी। आपका शरीर शुगर को हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता, ये बात डिसाइड करती है आगे चल के कि आपको शुगर की बीमारी होगी या नहीं होगी। आपने ये भी पूछा कि कितने प्रकार के शुगर होते हैं। देखिए, मूलतः बहुत प्रकार के शुगर है और साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पर रिसर्च करते रहते हैं और नए नए प्रकार के शुगर्स जो हैं वो सामने आते रहते हैं। बट मुख्यतः मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 प्रकार के शुगर हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। तीनों के अपने अपनी प्रेजेंटेशंस और तीनों के अपने अपने विकार हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको पहले हम लोग कहा करते थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, बट अब उसको हमने टाइप 1 डायबिटीज़ इसलिए कहना शुरू कर दिया क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ पहले कहा करते थे उसमें किसी को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर समझना ये ज़रूरी है कि पेशेंट के शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो वो जेनेटिक बीमारी है। और क्योंकि पैनक्रियाज जो कि जहाँ से इंसुलिन बनता है वो शुरू से ही इंसुलिन नहीं बनाते, तो ये बच्चों में देखी जाती है। तो कोई भी जन्म से भी कोई बच्चा डायबिटिक हो सकता है। और ज़्यादातर ये बीमारी जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके जो पेशेंट्स होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। वो बहुत अर्ली एज ग्रुप में हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है और परेशानी की बात है कि उनके पेरेंट्स ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और जहाँ पर बच्चे का सवाल आ जाता है वहाँ पर फिर हमें एक इंसान का इलाज नहीं करना होता, आप समझिए हमें पूरे परिवार का इलाज करना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन ज़्यादा होती है शरीर के अंदर,
और इस सिचुएशन के अंदर हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करा करते हैं उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब शरीर में इंसुलिन तो है हैंडल करने के लिए ग्लूकोज को, लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं जहां पर इंसुलिन को काम करना है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वो मतलब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हम काम ही नहीं करेंगे इंसुलिन के आ जाने के बाद भी। तो वहाँ पे जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनमें इंसुलिन ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है। थर्ड टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपके सामने बोली वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो कई लेडीज़ होती हैं जो आती हैं हमारे पास में जिनको डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो गर्भवती हो जाती हैं और गर्भवती सिचुएशन के अंदर हमें ये समझना है कि आप इंसुलिन सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे, आप इंसुलिन उस बच्चे के लिए भी बना रहे हैं जो आपके पेट में है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि आपकी शरीर में आपके लिए इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन जब आपके शरीर में एक और जीव आ गया और आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया इंसुलिन बनाने के लिए, तो उस सिचुएशन में आपके शरीर में उतना इंसुलिन नहीं है कि आप अपने लिए भी बना सकें और उस बच्चे के लिए भी बना सकें। तो आप डायबिटिक हो जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन मीन्स गर्भवती का पीरियड होना। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर प्रेजेंटेशन जो होती है डायबिटीज़ की या डिस्कवरी जो होती है डायबिटीज़ की, दैट इज एट द टाइम ऑफ जेस्टेशन। तो टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स अगर आप देखें, क्लासिकल सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के होते हैं वो होते हैं कि ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना। सो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, दीज आर द सिम्टम्स विच आर क्लासिकली नोन फॉर डायबिटीज़। लेकिन ये इतने वेग होते हैं कि कोई पेशेंट आपके पास में इसलिए प्रेजेंट नहीं करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि जी मुझे ज़्यादा पेशाब आने लग गया है या ज़्यादा प्यास लगने लग गई है या मुझे डॉक्टर साहब मुझे रात को जो है वो बार बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, तो इन सिम्टम्स के लिए नहीं आएगा। देखिए डायबिटीज़, आपने एक और शब्द बोला मधुमेह, ठीक है। तो मधुमेह क्या है? जब शरीर के द्रव्य मीठे हो गए तो वो मधुमेह है। तो क्या मधुमेह की बीमारी, क्या ये कोई मतलब इट्स अ मॉडर्न डिजीज़? मतलब लोग बोलते हैं कि यार डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट अ मॉडर्न डिजीज़, इट वॉज प्रेजेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप देखिए ऋषि मुनि के ज़माने में इस टर्म को हमने इजाद किया जिसका नाम है मधुमेह। तो ऋषि मुनि लोगों को कैसे पता चलता था कि भाई डायबिटीज़ है सामने वाले को, मधुमेह है सामने वाले को? बहुत सिंपल सा वो काम करते थे। राइट फ्रॉम द टर्म ऑफ चरक संहिता में इसका उल्लेख है। तो क्या करते थे, एक पात्र यानी कि एक बर्तन लिया करते थे और जो पेशेंट होता था उसे बोला करते थे कि आप इसमें पेशाब करो, और उस पेशाब को छोड़ देते थे। और अगर उस पेशाब पे लाल चींटे आ जाते थे तो कहते थे कि इसको मधुमेह की बीमारी है। करेक्ट। सो अलग अलग समय में, अलग अलग पीरियड्स के अंदर इसको अलग अलग तरीके से लोगों ने समझा, जाना, और मूलतः बीमारी वही है जो तब से लेके आज तक चली आ रही है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास उपचार है, क्योंकि अब हमारे पास में बेटर फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए हम स्पॉट ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं। और सिंपली हमें चीज़ क्या ध्यान देना है कि हमारा खाली पेट का शुगर कभी भी 126 से ज़्यादा ना हो, हमारे भरे पेट का शुगर कभी भी 180 से ज़्यादा ना हो, और एक और टेस्ट मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है HbA1c, वो कभी भी 6.4% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो हमें 3% की औसत बताता है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था हम सब के लिए, आई होप सो। एंड अब क्योंकि आपने बताया कि ये बचपन से हो जाती है बीमारी, राइट, एंड सिम्टम्स के बारे में भी आपने बताया, तो क्या हमें करना चाहिए कि हम प्रिवेंट कर सकें? एंड बचाव के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, बच्चों से लेके बड़ों के लिए क्या? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये टटोलता है हमारी कल्चर को, राइट। ये देखिए, मैं बहुत इम्प्रेस्ड होता हूँ। मैं आई गो टू वेरियस कंट्रीज़ ऑल्सो, और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि कल्चरली ऐसा क्या है दुनिया के अंदर जो कि हमने शायद छोड़ दिया, और बाकी पाश्चात्य कल्चर्स ने हमसे देखकर या खुद अपने आप समझकर, सीखकर अपना लिया, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ के अंदर जो बर्डन ऑफ डिजीज़ हैं, चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें, चाहे हम हाइपरटेंशन की बात करें, चाहे हम अस्थमा की बात करें, चाहे हम
COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसको दमा कहते हैं, उसकी बात करें तो ऐसी क्या चीज़ है कल्चरली जो हमने त्याग दी है और पाश्चात्य जो संस्कृतियां हैं उन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं। जी। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझना है कि कोई भी सेवन, देखिए देर आर 3 evils ऑफ द सोसाइटी दैट आर very much linked to diseases, and they are salt, sugar and butter. Right. ठीक है ना? These are 3 things and if you can take care of them, अगर आप उनका ध्यान रख सकते हैं तो आप बाकी चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं। अब आप देखिए कि हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आज की डेट में हमारे बच्चे जो हैं अगर वो किसी भी स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या वहाँ पर फास्ट फूड नहीं मिलता? बिल्कुल। ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट, एक स्टडी करी गई थी, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड प्रेफर करा जाता है वो है फास्ट नूडल्स। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो फास्ट नूडल्स जो होती हैं दे आर फुल ऑफ फ्लावर, एंड दे आर रिफाइंड फ्लावर एंड they are not good for health in any way which whatsoever, and children they are eating that. और we are not emphasizing as a society, हम बहुत emphasize करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि खाने में क्या अच्छा है, ताकत किससे मिलती है। आज भी हमारे देश में ऐसी धारणा है कि सारी ताकत देसी घी से मिलती है। हाँ। ठीक है, इसे खा लो इसमें देसी घी है, उसे खा लो इसमें देसी घी है, बच्चों को देसी घी देना बड़ा ज़रूरी है, देसी घी नहीं खाओगे तो आपके घुटने जाम हो जाएंगे, देसी घी नहीं खाओगे तो, एंड दे आर ऑल ब्लॉकिंग योर कॉरोनरी आर्टरीज। प्रोसेस्ड फूड जो कि हमेशा आप देखिए प्रोसेस्ड फूड कहाँ मिलता है? आपको पैकेट्स में मिलता है। आप कोई भी पैकेट खोलेंगे, चाहे आप चिप्स का पैकेट खोलेंगे या कोई भी पैकेज्ड फूड का पैकेट खोलेंगे, वी ऑल नो सॉल्ट इज इट्स अ प्रिजर्वर ऑफ फूड। आपके घर में जो अचार है वो सालों दर साल से क्यों चला जा रहा है? आपकी नानी ने शायद नींबू का अचार डाला होगा, लेकिन वो आज भी चल रहा है और उसमें कोई खराबी नहीं है, बिकॉज उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। Exactly. ठीक है, कोई भी चीज़, मुरब्बा जो है उसमें क्योंकि शुगर है इसलिए इट्स प्रिजर्व्ड। सो एवरीथिंग दैट इज गेटिंग प्रिजर्व्ड, इट इज गेटिंग प्रिजर्व्ड विद सॉल्ट, इट इज गेटिंग प्रिजर्व्ड विद शुगर, एंड वी आर ईटिंग मोर एंड मोर प्रोसेस्ड फूड। Exactly. एज अ सोसाइटी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना आप प्रोसेस्ड फूड का सेवन करेंगे, जितना ज़्यादा आप पैकेट बंद फूड का, आहार का सेवन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बीमारियां परेशान करेंगी, आपको बीमारियां मतलब लगती चली जाएंगी। दूसरी बात यह है कि ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी बीमारी का उपचार उपलब्ध है तो आपको डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। आपको जल्द से जल्दी किसी ना किसी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, और जो उस समय की साइंस है उसको हमेशा मतलब संदेह के गहरे में, मतलब सर्कल में नहीं देखना चाहिए। मैं पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, वो बोलते हैं कि शुगर की बीमारी है, दवाई लिख दो, कितने दिन तक खानी पड़ेगी? तो एक ही जवाब होता है, मैं बोला भाई जब तक खाना खाओगे तब तक शुगर की बीमारी भी आपको तंग करेगी। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से शुगर, आजकल एक टर्म लोग यूज़ करते हैं रिवर्सल, जो कि एक गलत टर्म है। रिवर्सल शब्द नहीं यूज़ करूँगा, रिमिशन ज़रूर यूज़ करूँगा। रिमिशन एक हमारी टर्मिनोलॉजी में, एलोपैथी की टर्मिनोलॉजी में यूज़ करा जाता है कि बीमारी आपको छोड़ के नहीं गई है, लेकिन बीमारी को आपने इतना कंट्रोल कर लिया है कि अब आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बिना दवा के चलते चले जा रहे हैं तो आपकी बीमारी रिमिट हो गई है, यानी कि रिमिशन में चली गई है। लेकिन अगर आप उतना ही ध्यान अपना नहीं रखेंगे तो बीमारी वापस आ जाएगी। तो देयर इज नो सच थिंग कि डायबिटीज विल गेट रिवर्स्ड। रिवर्सल जैसा कुछ नहीं है, लेकिन रिमिशन जैसा बहुत कुछ है। तो क्लियरली अगर आप में मोटापा है और आप 10 से 15 किलो अपना वजन घटा सकते हैं, तो शायद आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति के अंदर बिना दवाई के भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। सही, राइट। तो it's always a multi-pronged approach. We always want to treat patients with 3 things. हमें उनका एक्सरसाइज यानी व्यायाम के बारे में बताना है, हमने उनको फूड हैबिट्स यानी कि डाइटरी के बारे में बताना है अच्छे से, और तीसरी बात आती है मेडिसिन्स। और मेडिसिन्स का रोल, डाइट का रोल और व्यायाम का रोल, तीनों का रोल इक्विवेलेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि
कोई किसी चीज़ से बढ़कर है। कई पेशेंट्स चाहते हैं कि वो बिना दवाई लिए सारा का सारा कंट्रोल सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से कर लें, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। कई पेशेंट्स चाहते हैं कि वो डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान ही ना दें और सारा का सारा कंट्रोल जो है वो केवल मेडिसिन के द्वारा पालें, ऐसा भी नहीं हो पाता। सो इट्स अ वेल बैलेंस्ड अप्रोच जिसकी ज़रूरत है ताकि लोग अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रख सकें और डायबिटीज़ के ऊपर नियंत्रण पा सकें। एग्जैक्टली, राइट। सो सर, क्या कोई स्पेसिफिक टाइप की डाइट है जिसको आप कहते हैं रिकमेंड करते हैं? सो व्हाट वी रिकमेंड इज़ अ लो कार्ब डाइट, ठीक है। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, आपने ये जो सवाल पूछा है इसके अंदर एक लॉजिक मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी प्रकार का, मैंने आपको शुरुआत में ये बात बोली कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर ईंधन की तरह है, ठीक है। और अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेते हुए आगे चलें तो अगर हम ये देखें, ईंधन जो होता है उसकी एक एवरेज होती है, ठीक है ना। तो जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पूछते हैं भाई इस गाड़ी की कितनी एवरेज है, तो हमें पता चलता है कि हाँ जी ये 20 किलोमीटर दे देती है 1 लीटर के अंदर, या 25 किलोमीटर दे देती है 1 लीटर के अंदर। इसी तरीके से फूड जो होता है उसकी भी एक एवरेज होती है और उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक तरीके का हमारा एक मापदंड है जिससे हमें ये पता चलता है कि जब हम कोई चीज़ खाएंगे तो वो चीज़ कितनी जल्दी हमारा शुगर लेवल बढ़ाएगी। और अगर हम लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो एक तो हमारी शुगर नियंत्रित रूप से हमारे शरीर में बनी रहेगी, लो नहीं जाएगी। क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर सिर्फ हमें ये नहीं सोचना कि शुगर को लो करना है, हमें ये सोचना है कि शुगर को एक मतलब टाइम इन रेंज कहते हैं हम लोग, उसको एक रेंज में रखना है। लो चली जाएगी तो पेशेंट जो है वो अस्पताल भी पहुंच सकता है, बिकॉज उसे हाइपोग्लाइसीमिक अटैक कहते हैं। इट्स अ डेंजरस थिंग। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया तो इनफैक्ट वो स्टेज होती है जिस स्टेज के अंदर बिना किसी की मदद के पेशेंट जो है वो उठ भी नहीं सकता। तो इसलिए उस सिचुएशन को भी अवॉइड करना है और ये सिचुएशन भी अवॉइड करनी है कि पेशेंट जो है उसका शुगर मापदंड से बहुत ऊंचा ना चला जाए, बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इस बैलेंस को स्ट्राइक आउट करने के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसी संदर्भ में एक बात करते हैं कि आलू एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सब लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आलू खाएं ना खाएं। तो आलू खराब नहीं है। देखिए अगर आप उबले हुए आलू खाएंगे तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप जितने मर्जी खाइए। लेकिन आप अगर तले हुए आलू खाएंगे तो मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जिसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। तो बहुत एक सिंपल सी चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर जो है, जो कि कोई सेलिब्रिटी कंज्यूम नहीं करता लेकिन सारे सेलिब्रिटी उसे प्रमोट करते हैं, दीज आर शुगरी सोडाज। किसी भी ब्रांड का कोई भी शुगरी सोडा हो, ठीक है, चाहे कोका कोला हो चाहे पेप्सी हो, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में नहीं कहना चाहता, बट दे आर जस्ट टोटली शुगर सिरप्स। और ये जो टाइप की अनमाइंडफुल शुगर कंजम्पशन होती है, ये हमारी बॉडी में कुछ ऐड नहीं करती और सिर्फ हमें बस हमारी शुगर की बीमारी को, अगर आपको ऑलरेडी है तो शुगर की बीमारी को बढ़ाती है और अगर नहीं है तो आपको अग्रसर करती है आगे चल के कि आपको शुगर की बीमारी हो जाए। सो इस तरीके की शुगरी सोडाज या फिर डिब्बा बंद जूसेस, जो कि कहने को लोग कहते हैं कि दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट एक्चुअली दे आर नॉट। एंड किस वे में आप, किस मीडियम में आप खाने को पका रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप तला हुआ खाना खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, आप फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं जिनके अंदर नमक की मात्रा भी ज़्यादा है, तेल की मात्रा भी ज़्यादा है, आलू ने पूरा तेल पी रखा है और आप अनमाइंडफुली उसको कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। ये चीज़ों को कल्चरली हमने चेंज करना है। राइट। वी शुड ऑलवेज बी अवेयर कि मेरी प्लेट पे क्या रखा है। एंड कोई एक पद्धति या कोई क्यूजीन, मैं नहीं कहता कि इस क्यूजीन में चाइनीज़ क्यूजीन अच्छी है या इटालियन क्यूजीन अच्छी है या हम इंडिया के संदर्भ में चलें तो नॉर्थ इंडियन क्यूजीन अच्छी है, साउथ इंडियन, सब क्यूजीन्स अच्छी हैं। डिपेंड करता है कि आप उस क्यूजीन में से क्या चूज़ करके किस प्रकार से उसको कंज्यूम करते हैं। राइट। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि द वे हम चलते थे पहले, मतलब like older times when we were in the purer cuisine, या जो हम वो ज़्यादा अच्छा था, और अभी जो हमने कुछ अपना लिया है, जैसे आपने जंक फूड की बात करी, या जो ज़्यादातर बच्चे उसमें, इवन एडल्ट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फास्ट लाइफस्टाइल, आई थिंक,
तो वो ज़्यादा मतलब वी शुड बी सॉर्ट ऑफ लुकिंग इनटू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ। तो देखिए, मॉडर्न लाइफस्टाइल की कुछ ज़रूरतें हैं और मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर कुछ प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से ज़रूरी है कि हर चीज़, देखिए अब आटा घर में नहीं पिस सकता, ठीक है, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल. women have other things to do, they are also a part, equivalent part of the society. तो घर पे बैठ के कोई आटा नहीं पीसने वाला. So important thing is that आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उस कंजम्पशन को आप इस तरीके से बैलेंस आउट करें कि एटलीस्ट वन मील ऑफ द डे शुड बी टोटली होम कुक्ड. टोटली होम। जो कि बहुत, मैं मतलब आपसे बहुत डिमांड नहीं कर रहा अपने पेशेंट से, मैं उनसे बस यही बात कहता हूँ कि आप एटलीस्ट एक अपना मील जो है उसको टोटली होम कुक्ड रखिए और उसको बिल्कुल देसी स्टाइल के अंदर, जो भी आप, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या साउथ इंडिया में रहते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद द फूड दैट यू हैव बीन सर्व्ड थ्रू आउट योर लाइफ. आपके जो एंसेस्टर्स खाते आए हैं, जो आपके पेरेंट्स खाते आए हैं, जो आपके घर में बनता चला आया, जो क्यूजीन आपने फॉलो करी है, दैट इज़ वेरी मच वेल अडेप्टेड टू द कल्चरल सेटअप इन विच यू आर बॉट अप. राइट। एंड आप देखेंगे द होम फूड, चाहे दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आप मद्रास चले जाइए या आप कलकत्ता चले जाइए या आप दिल्ली आ जाइए, जो क्यूजीन्स, होम क्यूजीन्स जो बनी हैं, दे आर वेरी स्टेबल क्यूजीन्स, दे आर वेरी नाइस क्यूजीन्स. और अगर हम सिर्फ अपने आप से सिर्फ इतना वादा कर लें कि दिन का एक मील मेरा जो होगा वो होम कुक्ड मील होगा, एंड दैट विल बी द मोस्ट लैविश मील दैट आई विल हैव, वो मेरा दिन का सबसे अच्छा मील होगा, तो ना सिर्फ आप ये चीज़ अपने लिए अच्छी कर रहे हैं पर अपने पूरे परिवार के लिए अच्छे से कर रहे हैं. क्योंकि एक चीज़ और है जो डायबिटीज़ से बहुत रिलेटेड है और उसके ऊपर बहुत काम भी हुआ है, एंड दैट इज स्ट्रेस. Exactly, I was thinking the same thing. That is आपने जो बोला। stress, and we have seen so many studies. एक हम लोग कहते हैं कि there is a saying जो हम लोग कहते हैं कि there is a coherence of stress. तो coherence खत्म हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर if we do not have conversations. Exactly. आप घर में कॉन्वर्जेशन कब करते हैं? आप कॉन्वर्जेशन घर में तभी कर सकते हैं जब आपकी स्क्रीन खाने सारी की बंद हो टेबल पे। और खाने की टेबल. एग्जैक्टली, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. इट्स अ, खाना हम लोगों से कोई एक डिफरेंट टॉपिक नहीं है. इट्स अ वेरी रिलेटेड टॉपिक. इट्स अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. Right. So it's sometimes not important what is on the table, it is important what is around the table. Around the table. So Nice. it's very nice to have people around the table, and if you promise yourself कि मैं एक टाइम ऐसा आएगा, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसिस, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, मैं एक ऐसा मेरा मील ज़रूर होगा जो कि मैं अपने घर के सब लोगों के साथ में टोटली होम कुक्ड मील कंज्यूम करूँगा या करूँगी. इफ़ यू प्रॉमिस दैट टू योर सेल्फ, then I think so the job is well done, because the best stress buster during the day is actually having the meal with your loved ones. Actually, right. It's always what brings you happiness, it is always what brings you nourishment, it always brings you energy for the times to come, and that's very important, that's very balanced. और अगर हम सिर्फ इतना कर लें तो शायद काफ़ी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में करेक्ट करते चले जाएंगे. Right. हमारे कुछ ऑडियंस भी हम उनसे क्वेश्चंस लेते हैं और उनके सवाल अगर हों इस हमारे टॉपिक से जुड़े हुए, तो एक ऐसे ही सवाल आया है सुनीता जी की ओर से कि वो ये पूछना चाहती हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि डायबिटीज़ होने की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो क्या करना चाहिए हमें कि उस इम्यूनिटी को बढ़ा सके, स्ट्रेंथन कर सके. ये बहुत अच्छा सवाल है, बट ये दो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ऐड करता है. इम्यूनिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग का, और डायबिटीज़ आप जानते ही हैं कि इट्स अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट. बट ये बात सच है कि डायबिटीज़ की बीमारी में इम्यूनिटी जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है, और काफ़ी इफ़ेक्ट होती है. इम्यूनिटी पहले अगर हम सरल भाषा में समझें, वो हमारी शक्ति है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए. वो बीमारी किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है, और डायबिटीज़ हमारी बीमारी से लड़ने की शक्ति को कम करती है. जी. तो मुझे खेद है आपको ये बताते हुए कि जहाँ जो पाश्चात्य सोसाइटीज़ हैं, जैसे अमेरिका हो गई या यूरोप हो गई, वहाँ पे जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ विद डायबिटीज़ इज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी हार्ट अटैक आ जाना या फिर पैरालिसिस का अटैक आ जाना. बिकॉज डायबिटीज़ जो है वो हमारी सारी की सारी वास्कुलेचर को इफ़ेक्ट करती है. तो हार्ट अटैक आना,
डायबिटीज़ में पैरालिसिस हो जाना बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, या फिर नसें पैरों की ख़राब हो जाना, या फिर किडनी ख़राब हो जाना बिकॉज माइक्रोवास्कुलेचर प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से डायलिसिस होता है पेशेंट्स का। तो ये सब प्रॉब्लम्स पाश्चात्य कल्चर्स में है और बहुत ज़्यादा है, और डायबिटीज़ की उस प्रॉब्लम को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे पास ये सब तो है ही है, लेकिन हमारे साथ में एक परेशानी और जुड़ी हुई है, वो है इन्फेक्शन, जो कि हम फॉरेन सोसाइटीज़ में इतना नहीं देखते जितना अपने देश में देखते हैं, कि हमारे पेशेंट्स डायबिटीज़ की वजह से इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। तो अगर डायबिटिक फुट हो जाए, यानी कि पैर के अंदर कोई फोड़ा हो जाए या फिंसी हो जाए, तो उसका इलाज तब तक नहीं हो पाएगा जब तक डायबिटीज़ नियंत्रण में नहीं होगी। क्योंकि शुगर जो आपकी ब्लड में पूरे सर्कुलेशन के अंदर घूम रही है, वो उस बैक्टीरिया को भी फीड करेगी जिस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर रखा है। तो वो बैक्टीरिया जो है वो आप ख़त्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छी फीडिंग प्रोवाइड कर रखी। तो जब तक शुगर नियंत्रण में नहीं आएगी, तब तक आप महंगे से महंगा एंटीबायोटिक या महंगे से महंगा इलाज करा लीजिए, या महंगे से महंगे अस्पताल में भर्ती हो जाइए, आप कभी भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि शुगर का नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात इससे भी जुड़ी हुई है कि क्यों कोई सर्जन कोई भी ऑपरेशन करने से पहले आपके ब्लड प्रेशर और आपके शुगर को नियंत्रण में क्यों रखना चाहता है। कोई भी सर्जन हाथ ही नहीं लगाएगा जब तक शुगर कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि शुगर अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो सर्जरी के आउटकम्स कभी अच्छे आ ही नहीं सकते। तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इम्यूनिटी। अब बातों से बातें निकलती हैं, तो एक बात आप लोगों के साथ साझा कर दूं, क्योंकि ये बात भी ज़रूरी है और ये बात बताना भी ज़रूरी है, और फिर इस टॉपिक से थोड़ा सा हटूंगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो सुबह सुबह, शुगर के पेशेंट खास तौर पे, उनको पता नहीं किसने ये बात बोल दी है कि तुम अगर सुबह नंगे पैर ओस के अंदर चलना शुरू कर दोगे, घास के ऊपर जो ओस होती है उसके ऊपर चलना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शुगर के पेशेंट को कभी भी नहीं करना चाहिए, नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनके पैरों में सुनपना होता है, उनके पैरों में नमनेस होती है, और इस सिचुएशन के अंदर अगर उनके कंकड़ या पत्थर चुभ जाता है तो उनको पता नहीं चलता, और कब इस चीज़ का नासूर बन जाता है, कब ये चीज़ सेप्टिक बन जाती है, इसका हमें पता नहीं चल पाता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने पेशेंट्स को बताना चाहते हैं, पर पॉसिबल नहीं हो पाता बिज़ी ओपीडी के अंदर सब चीज़ें बता पाना। और सेल्फ स्टाइल गुरुज हैं सब जगह पर सोशल मीडिया पे, जो कि कुछ ना कुछ नया ज्ञान देते रहते हैं। तो इस देश में विद्वान तो बहुत है, लेकिन विद्यावान बहुत कम है। तो जितने विद्वान हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बताने से पहले किसी भी तथ्य को परख लेना बहुत ज़रूरी होता है। और हम एलोपैथी की मेडिकल साइंस के अंदर एक चीज़ को फॉलो करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, यानी कि RCTs। ये डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसपे हम हज़ारों लाखों मरीजों के ऊपर जब किसी चीज़ का शोध करते हैं और अनबायस होके उस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, तब उसमें से जो आउटकम आता है, जब उसमें से कोई हमारे पास सारांश आता है, कोई समरी आती है, कोई की टेक अवे आता है, तब सोसाइटी को वो चीज़ प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी मनगढ़ंत बातों से कि इस चीज़ को करने से ये हो जाएगा, ये खाने से शुगर कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, या ये मंत्र जपने से ये चीज़ हो जाएगी, इन सब चीज़ मनगढ़ंत, इस मतलब अब नए ज़माने के अंदर इन सब चीज़ों को त्याग के हमें इस बात पे ध्यान देना है कि किस तरीके से, जब हमारे पास में एक प्रॉपर सोल्यूशन मौजूद है, हमारे पास एक प्रॉपर इलाज मौजूद है, तो हम उससे अपनी आंखें क्यों हटाएं, उससे अपना मुंह क्यों मोड़ें, और क्यों ना सही तरीके से अपना इलाज करवाएं। तो इम्यूनिटी भी उसी का पार्ट है। अगर आपकी शुगर नियंत्रण में है तो आपकी इम्यूनिटी आपके साथ में सांझी है, आपकी फेवर में काम करेगी। और अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी न्यूट्रल है, आपकी इम्यूनिटी कुछ काम नहीं करेगी, आपकी इम्यूनिटी वैक्यूम में 0 हो जाएगी। राइट। उम्मीद है सुनीता जी को अपना जवाब मिला होगा, और आप में से कई लोग जिनके दिमाग में कई सवाल होंगे, आपको भी अपने जवाब मिले होंगे। तो
सर आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आपने बताया कि कुछ और कंडीशंस होती हैं, कुछ और बीमारियां हो सकती हैं, या कोई और इंसान की अपनी कोई कंडीशन हो जो प्री डिस्पोज कर सकती है या जो एसोसिएटेड हो सकती है डायबिटीज़ के साथ, तो ऐसी कुछ कंडीशंस के बारे में आप बताएंगे? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अब प्रिवेंशन की तरफ भी ध्यान देना चाहते हैं। बीमारी हो जाए तो उसका सब इलाज कराते हैं, बीमारी ना हो तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा एक सिचुएशन जिसको हम लोग कहते हैं प्री डायबिटीज़। जी। तो डायबिटीज़ होने से पहले एक सिचुएशन आती है, उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। ये वो समय होता है जब आपकी बॉडी के अंदर एक मापदंड के द्वारा हमें पता चलता है कि आपको आगे जीवन में शुगर होने की संभावना है। जी। जब HbA1c 6.4 क्रॉस कर जाता है तो आप डायबिटिक घोषित कर दिए जाते हैं। जी। बट एक पीरियड होता है जब HbA1c 5.7% और 6.4% के बीच में होता है। जी। ये सिचुएशन को हम लोग प्री डायबिटीज़ कहते हैं। जी। प्री डायबिटीज़ में ऐसा क्या कुछ करें जिसकी वजह से आप आगे चल के डायबिटीज़ के पेशेंट ना बने। पहली चीज़, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपना वज़न घटाएं। जी। और वज़न कोई कॉस्मेटिक चीज़ नहीं है। मैंने आपको देखा और बोला आपका वज़न ज़्यादा है, ये हम लोग मेडिकली उस चीज़ को वज़न बढ़ना या वज़न ज़्यादा होना नहीं कहते। उसके लिए भी हमारे पास में एक मापदंड है, उसको हम लोग BMI कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं। तो ये एक सिचुएशन होती है जिसमें आपकी ये एक तरह का मापदंड होता है जिसमें आपकी हाइट और आपके वेट को एक फॉर्मूला के द्वारा हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपका वज़न ज़्यादा है या नहीं ज़्यादा। और हम लोग ओवरवेट इंडिया के माध्यम से, एशियन एडेप्टेशन ये कहती है कि 23.5 से ज़्यादा अगर आप हैं तो आप ओवरवेट हैं, और 27 से अगर आप ज़्यादा हैं तो आप ओबीज हैं, यानी कि आप कैटेगरी 1 मोटापे में आ गए। तो अगर आप एक्चुअली में आपका BMI ज़्यादा है, मैं कॉस्मेटिकली नहीं कह रहा कि आपको कोई देख के कह रहा है यार तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, क्योंकि कई लोगों की धारणा होती है कि उनका वज़न तो ठीक होता है बट उनको खुद भी लगता है कि मैं मोटापा हूँ, तो वो चीज़ पे हम नहीं जा रहे। हम लोग BMI को समझेंगे, और BMI के माध्यम से अगर हमारे पेशेंट का BMI ज़्यादा है तो हमें उनको वेट कम करने की हिदायत देनी ही देनी है। क्योंकि अगर वज़न कम होगा तो प्री डायबिटिक पेशेंट भी हट सकते हैं प्री डायबिटीज़ से, इनफैक्ट वो नॉन डायबिटिक हो सकते हैं कम्प्लीटली। और डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो भी अपना वज़न घटा लेंगे तो हो सकता है उनकी भी डायबिटीज़ जो है रेमिशन में चली जाए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप स्मोकर हैं और आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को किसी को डायबिटीज़ हो चुकी है, आपके ब्रदर या सिस्टर में किसी को डायबिटीज़ हो चुकी है, तो आप भी कैंडिडेट हैं डायबिटीज़ होने के। तो और आप साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं, आप साथ में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, आप साथ में फैटी फूड खा रहे हैं, आप घर में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका सारा खाना बाहर से आ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स मॉडिफाइबल हैं। तो हम जब पढ़ते भी हैं तो हमें क्लियरली बोला जाता है कि भाई कुछ चीज़ें तो तुम नहीं बदल पाओगे, ठीक है। पेशेंट की उम्र नॉन मॉडिफाइबल है, पेशेंट के पेरेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, कोई अपने पेरेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो दीज आर नॉन मॉडिफाइबल थिंग्स। मैं अपने जीन्स नहीं बदल सकता रातों रात, लेकिन मेरे पास में क्या चीज़ें हैं, 70% इट इज़ ऑलवेज एनवायरनमेंट, 30% आपकी लेगेसी है। और लोगों के साथ में प्रॉब्लम यह है, लोग अपनी लेगेसी को ब्लेम करते रहते हैं। लोग रेजिग्नेशन में रहते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि फर्स्ट टाइम डायबिटिक डायग्नोज हुए हैं। मैं उनसे बोलता हाँ भाई डायबिटीज़ कैसे होगी, बड़ा सरल सवाल है, हाँ भाई डायबिटीज़ कैसे होगी, तो कहते हैं सर मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है ना, इसलिए मुझे तो होनी थी। सो दिस स्टेट ऑफ सस्पेंशन, दिस स्टेट ऑफ रेजिग्नेशन टू योर जीन्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप ये मान के चलें कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या मेरे भैया को डायबिटीज़ हो गई है तो मुझे तो होनी है, दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग। ये एक अच्छी बात नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैं क्या करूं, ठीक है। आप एक्सरसाइज करिए। आजकल हर मोबाइल के अंदर हर इंसान हर प्रकार के ऐप्स चला रहा है। एक ऐप और चला लो भाई, गिन लो तुम्हारी स्टेप्स कितने हैं। अपने आप से वादा करो कि मैं 10,000 कदम डेली चलूँगा। अपने आप से वादा करो कि मैं अपनी कैलोरी काउंट करूँगा एट द टाइम ऑफ जब मैं फूड इनटेक करूँ, और वो वाले फूड कंज्यूम करो जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। बहुत सिंपल है इन सब चीज़ों को समझना। ऐसी चीज़ों को त्याग दो जिन सब चीज़ों के अंदर बेवजह की कैलोरीज हैं जो कि सिर्फ आपका शुगर बढ़ाती चली जाएंगी। एंड हेल्दी ईटिंग, गुड एक्सरसाइज,
स्ट्रेस फ्री लाइफ, प्रॉपर स्लीप, बातें बहुत ही कॉमन सी लगती हैं बट एक्चुअली दीज आर द वंस विच वी रिक्वायर ऑल ऑफ अस। सर जैसे कि हमने बात करी प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस या एसोसिएटेड कंडीशंस, तो इसी तरह से हम लेप्रेसी मिशन में काम करते हैं और हमें से ज़्यादातर जो भी फिजिशियंस हैं या हम लेप्रेसी मिशन वी केटर टू लेप्रेसी एंड 150 साल की लेगेसी है लेप्रेसी मिशन की एंड वी बीन सीइंग पेशेंट्स एंड वी आर इन्वॉल्व इन द होलिस्टिक केयर ऑफ लेप्रेसी पेशेंट्स नॉट जस्ट इन द हॉस्पिटल बट ऑल्सो इन द कम्युनिटीज़। और हमारे तजुर्बे में लेप्रेसी और डायबिटीज़ के बहुत से मरीज़ हमने ट्रीट किए हैं या उनके आज भी, बिकॉज दोनों ही क्रोनिक कंडीशंस हैं। तो आपके मुताबिक लेप्रेसी और डायबिटीज़ का क्या एसोसिएशन है एंड हाउ वन अफेक्ट्स द अदर? सो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने लेप्रेसी मिशन के द्वारा इस देश में लेप्रेसी को बहुत 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 कम कर दिया। मेरे को याद है कि जब मैं अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में था, जब मैं MBBS कर रहा था 25 इयर्स बैक, तो उस ज़माने में मैं लेप्रेसी के पेशेंट देखता था, आते भी थे और उतने नहीं आते थे जितने मेरे प्रोफेसर कहते थे कि उनके ज़माने में आते थे। और मेरे ज़माने में अब जब मैं देखता हूँ तो बहुत कम पेशेंट्स हम लोग एनकाउंटर करते हैं। द क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर्स लाइक यू, द मिशंस लाइक यू who have done a wonderful job, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस देश के अंदर लेप्रेसी को एक बहुत भयानक प्रॉब्लम होने से बचाया है, कम किया है। बट फिर भी कुछ डोमेन्स में लेप्रेसी एग्जिस्ट करती है। एंडेमिसिटी है, एपिडेमिसिटी नहीं है, हर जगह नहीं फैली हुई, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर लेप्रेसी अभी भी थ्राइव करती है। और बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। हमने आपने इम्यूनिटी का सवाल पूछा, डायबिटीज़ एक लो इम्यूनिटी स्टेट हो जाती है और लेप्रेसी लो इम्यूनिटी स्टेट में थ्राइव करती है। तो ये दोनों सांझी हो सकती हैं, हाथ मिला के एक पेशेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये भी है कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है इन सब चीज़ों को। तो वो सारे डोमेन्स, वो सारे एरियाज़ जहाँ पर पेशेंट को एक्सेस टू केयर नहीं है, पेशेंट्स को समझ नहीं है, पेशेंट को अवेयरनेस नहीं है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज़। और ट्रीट अगर पेशेंट नहीं करेगा, कोई भी पेशेंट जिसको लेप्रेसी हो गया है, तो जो नहीं करेगी, तो ऑफ कोर्स उस सिचुएशन के अंदर इफ़ दे आर इन अ सिचुएशन तो वहाँ पर वो एंडेमिक हो जाएगा, क्योंकि वो फैलेगा। और डायबिटीज़ के पेशेंट उससे ज़्यादा ग्रसित होंगे बिकॉज उनकी स्टेट ऑफ इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और लेप्रेसी के पेशेंट वाइस वर्सा लो इम्यूनिटी स्टेट की वजह से डायबिटीज़ से ज़्यादा ग्रसित हो सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से लेप्रेसी के पेशेंट की जो इलाज है उसमें भी परेशानियां आएंगी, क्योंकि कुछ दवाइयां जैसे रेफेम्पिसिन हो गई, रेप्सोन टाइप की मेडिसिन हो गई, ये सारी जो मेडिसिन हैं दे विल इफेक्ट द कंट्रोल ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज़। उनका कंट्रोल बिगड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रियल वर्ल्ड कंडीशंस के लिए हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं। बट ऑफ कोर्स अगर हम अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करें और हमारा पेशेंट जो है पूरा कोऑपरेटिव है, हमारी बात को समझे और हमारे एडवाइस को फॉलो करे, तो ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों का हम पार पा सकते हैं। रही बात इन दोनों के साथ में रहने की, बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं और बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं जिसके अंदर ये पाया गया है कि ये दोनों बीमारियां काफ़ी सिचुएशंस के अंदर एक दूसरे के साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं। तो सर सिंस यू आर सेइंग कि ये कोएग्जिस्ट करती हैं और देखा गया है, तो इसका जो मैनेजमेंट है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि बहुत से लेप्रेसी के पेशेंट्स में, स्पेशली रिएक्शन के पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स देना पड़ता है। यस। एंड व्हेन इट इज़ वेरी सीवियर रिएक्शन तो स्टेरॉइड्स बहुत ज़रूरी होता है। एंड कई और उसमें भी, तो उस कंडीशन में जब स्टेरॉइड भी देना है और डायबिटीज़ भी है या तो है या हो गया, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि आपने जो बात बताई है वो एक डिलेमा है जो कि हर एक डॉक्टर फेस करता है कि स्टेरॉइड दिए जाएं या ना दिए जाएं। इसके लिए मैं आपको एज अ करोलरी यूज़ करना चाहूँगा एग्जाम्पल ऑफ द टाइम व्हेन वी हैड कोविड। तो जब कोविड था उस टाइम पे हमारे पास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिनको
एडवांस्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई थी, द वंस दे वर ऑन वेंटिलेटर। और कोविड भी एक ऐसी सिचुएशन थी जिस सिचुएशन के अंदर पेशेंट की जो इम्यूनिटी थी वो बिल्कुल हेवायर हो गई थी, क्योंकि कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन को एलिसिट करेगा और आपकी बॉडी उसको फाइट करना शुरू कर देगी। और अगर वो फाइट जो है वो इतनी आउट ऑफ हैंड हो जाए कि आपकी इम्यूनिटी ही आपके खिलाफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दे, तो बिना स्टेरॉइड दिए आपको उस प्रॉब्लम को दबा नहीं सकते। सेम हैपन्स विद लेप्रेसी रिएक्शन कि यू हैव गिवन द मेडिसिन एंड द बॉडीज इम्यूनिटी हैज एलिसिटेड अ रिएक्शन विच इज सो एडवांस्ड रिएक्शन कि इट इज़ नाउ हार्मिंग द बॉडी, तो आपको उस रिएक्शन को दबाना है। तो हम ये कहते हैं उस सिचुएशन के अंदर कि जब हम स्टेरॉइड पेशेंट को देते हैं तो हम उसको ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि अब तुम्हारी डायबिटीज़ का नियंत्रण बिगड़ेगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड देना पड़ता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। अगर पेशेंट को ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाए तो उसके पास में उसको सडन ब्लाइंडनेस होने का चांस है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप उसको स्टेरॉइड नहीं देंगे तो उसकी जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है उसके आंखों के पर्दे के ऊपर, उसको आप दबा नहीं पाएंगे। तो द ओनली सोल्यूशन इन दोज सिचुएशंस इज कि आप स्टेरॉइड तो दें, बिकॉज इट इज गोइंग टू, और स्टेरॉइड आप शॉर्ट टर्म के लिए देंगे, उसकी सेफ्टी के लिए देंगे, उसके बेटर रिजल्ट्स और बेटर आउटकम्स के लिए देंगे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू ऑल्सो इंक्रीज द डोज ऑफ द एंटी डायबिटिक मेडिकेशन। और आपको पेशेंट को ये बात बतानी है कि हो सकता है कि तुम इंसुलिन पे भी आ जाओ शॉर्ट टर्म के लिए, तो घबराना मत, क्योंकि ये दवाई तुम्हारे शुगर के नियंत्रण को थोड़ा सा बिगाड़ेगी, तो मुझे तुम्हारे शुगर को नियंत्रण को बेटर करने के लिए कुछ और दवाइयाँ तुम्हें देनी पड़ेंगी। एंड आई फील दैट पेशेंट्स को अगर फोर हैंड बताया जाए ये सब चीज़ें तो दे आर वेरी वेलकमिंग। चीज़ बिगड़ने के बाद में पेशेंट को अंधेरे में रख के, तो दैट्स वाई पेशेंट कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम नाउअडेज। नाउ वी वांट टू कम्युनिकेट एवरीथिंग, हर चीज़ अपने पेशेंट को बता के उसके साथ साझा करके ही इलाज आगे बढ़ाना समझदारी है। राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर पहले से पेशेंट को पता हो कि ये बीमारी जो है वो आपके साथ चलने वाली है ना, आपको कैसे मैनेज करना है, एंड यू नो दैट्स इंटरेस्टिंग। सर, एक और चीज़ जो डायबिटीज़ और लेप्रेसी में कॉमन है वो है नर्व डैमेज, इफेक्ट ऑन द नर्व्स। तो एक तो ऑफ कोर्स नर्व डैमेज हो रहा है, एंड देन इज दैट रिवर्सिबल? सो या ऑफ कोर्स ही हर एक बीमारी जो होती है वो उसमें एक रेसिडुअल डैमेज होता है, ठीक है। रिवर्स देखिए कुछ नहीं होता, सब कुछ रिवर्स नहीं हो सकता। अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पर आ रहे हैं, even in leprosy, if you are coming with a very early stage, then things are reversible, you will be completely salvaged. लेकिन और सेम विद डायबिटीज़, बिकॉज डायबिटीज़ इज गोइंग टू गिव राइज टू सिमेट्रिकल पॉलीन्यूरोपैथी। तो सिमेट्रिकल पॉलीन्यूरोपैथी के अंदर भी अगर वो डैमेज जो है पेशेंट हैज़ बीन हैविंग फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल डैमेज तो देखिए आएगा ही आएगा। लेकिन ये डेफिनेटली अगर इलाज मिलेगा पेशेंट को तो जो डैमेज है वो वहाँ पे स्टॉल भी हो जाएगा, और कुछ पार्ट ऑफ एलिमेंट जो है वो आप सैल्वेज भी कर लेंगे, वो डैमेज आपका सैल्वेजेबल भी होगा। जो परेशानी आती है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के, पेरिफेरल नर्व डिजीज़ के अंदर, वो ये होती है कि लेप्रेसी का पेशेंट भी हमारे पास में नमनेस और नर्व स्वेलिंग्स और नर्व प्रॉब्लम्स के साथ में प्रेजेंट करता है, और डायबिटीज़ के पेशेंट भी सेम प्रॉब्लम्स के साथ में प्रेजेंट करते हैं। अब ये एक डायग्नोस्टिक डिलेमा बन जाता है, और जब तक आपका इंडेक्स ऑफ सस्पिशन यानी कि आपका शक का दायरा ज़्यादा नहीं होगा, आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो आप इसको मिस कर जाएंगे। एज डॉक्टर्स हम लोग ये चीज़ मिस कर जाते हैं, और पेशेंट्स भी इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि दोनों की सिम्टोमोलॉजी यूजुअली जो हमें चीज़ सैल्वेज करती है, हमें बचाती है, वो ये है कि लेप्रेसी के अंदर द थिंग्स आर यूनिलैटरल, डायबिटीज़ के अंदर थिंग्स दोनों तरफ एक साथ में प्रेजेंट करेगी, आगे पीछे प्रेजेंट करेगी, लेकिन एक साथ प्रेजेंट करेगी। सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, पैर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे डायबिटीज़ के अंदर। डायबिटीज़ के सिम्टम्स वैक्सिंग वेनिंग होते हैं, कभी सुनपना आता है, कभी चुभन सी होने लग जाती है, कभी सुइयाँ सी चुभने लग जाती हैं, कभी पेशेंट बोलता है ठंडे गर्म का पता नहीं चल रहा। जो लेप्रेसी है उसके अंदर सिम्टम्स फेयरली स्टेबल होंगे, एक तरीके के होंगे, एक तरफ बॉडी के होंगे, बट फिर भी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने पेशेंट्स को इस चीज़ के लिए एम्पावर करें कि अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको
अपनी डायबिटीज़ के लिए भी और लेप्रेसी। लेप्रेसी के खास तौर पे एंडेमिक एरियाज के अंदर आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान ज़रूर देना है और जाकर आप जैसी संस्था या फिर जहाँ पर भी ऐसी संस्था जहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है उनके पास जाकर अपना एक बार परामर्श ज़रूर लेना है। सर, आज की इतनी इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन के बाद एंड आई होप सारे सब ऑडियंस को भी एक बहुत रिच इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी मालूमात हुई होगी आज की इस पॉडकास्ट के माध्यम से। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इनफैक्ट सवाल क्या, ये एक एडवाइस की तरह है कि बहुत से लोग, अब जैसे हमने लेप्रेसी, डायबिटीज़ ये सब बातें करी हैं, सो मेंटली एंड इमोशनली भी बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, राइट? एंड ऑल्सो एज अ पीस ऑफ एडवाइस, बिकॉज जब किसी को पता लगता है कि उसको डायबिटीज़ हो गया है, खासतौर पे यंगस्टर्स हैं या लेप्रेसी के भी मरीज़, अगर उनको दोनों बीमारी से जूझना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहेंगे एंड हाउ दे कैन टैकल दीज इश्यूज, क्रोनिक डिजीज़? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं कई बार इसके बारे में सोचता हूँ क्योंकि जब हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं तो पेशेंट्स एक तरीके से हमारा परिवार बन जाते हैं और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके परिवार का कोई सदस्य दुखी हो। जी। तो आप पेशेंट्स के बारे में जब सोचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि जैसे वो आपके अपने बच्चे हैं और आप जिस तरीके से चाहेंगे कि आपके बच्चे कभी दुख ना पाएँ, वैसे आप नहीं चाहेंगे कि आपके पेशेंट्स कभी दुख ना पाएँ। तो पहली चीज़ जो मैं हर अपने पेशेंट को कहता हूँ और आपके प्रोग्राम के माध्यम से सबको मैं बताना चाहूँगा कि समझने की बात यह है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। जी। और अगर आप डायबिटीज़ या फिर लेप्रेसी जैसी बीमारी के साथ में जूझ रहे हैं तो सबसे बड़ा संदेश, सबसे ज़रूरी संदेश और सबसे हिम्मत वाला संदेश जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये दे सकता हूँ कि ये बीमारियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। जी। आप उन बीमारियों के बारे में सोचिए जिन बीमारियों का अभी हमें जस्ट पता चला है और हमें ये भी नहीं पता कि हम उनका इलाज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं। तो हमें हर जगह पर जब हमें निराशा देखनी पड़ती है या हम देखते हैं निराशा लाइफ में, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास की किरण भी जीवन में रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि जब मेरे पास में किसी चीज़ का इलाज मौजूद है तो मुझे उससे डरना नहीं है। दूसरी बात जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है वो ये समझना है कि जिस इंसान को लेप्रेसी या फिर डायबिटीज़ जैसी बीमारी होती है वो बीमारी उसको सोसाइटी ने ही दी है। वो घर से लेके पैदा नहीं हुआ था वो बीमारी। तो अगर वो बीमारी सोसाइटी में उस इंसान को हुई है तो हर उस इंसान को हो सकती है जो सोसाइटी का पार्ट है। जी। तो आप किस तरीके से उस इंसान को एक गलत नज़र से या फिर एक स्टिग्मा की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी कल उसकी जगह पर खड़े हो सकते हैं। ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ों का प्रबंध करें जिससे वो बीमारी उसे भी ना हो, आपको भी ना हो और आगे किसी जनरेशन में किसी को भी ना हो। एब्सोल्युटली। तो ये एक एफर्ट है जो कि सबके मन से निकलना चाहिए। किसी चीज़ से घृणा नहीं करनी हमको। हम किसी चीज़ से घृणा करके कभी भी उसका पार नहीं पा सकते, कभी भी हम उसका सलूशन नहीं पा सकते। अगर हम किसी चीज़ से घृणा करेंगे तो हम सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट में ही रह जाएंगे और लॉजिकली और इंटेलिजेंटली उस प्रॉब्लम को कभी भी समझ नहीं पाएंगे और ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ कि हम किसी ऐसी बीमारी के साथ में डील कर रहे हैं जिसका इलाज मौजूद है। जो इलाज ले सकता है उसको इलाज लेने के लिए अग्रसर करिए, जो इलाज नहीं ले सकता उसकी मदद करिए ताकि वो इलाज ले सके। बिल्कुल। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, ताकि आप इन बीमारियों को ख़त्म कर सकें। और ये भी कोशिश करनी है कि हम जब भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में हम कभी कभी TLC लिख देते हैं। तो TLC, टेंडर लविंग केयर, यू नो दैट, ठीक है ना। सो जब 3-4 दवाइयाँ लिख दी जाती हैं उसके बाद में हमें लगता है कि हाँ सामने वाला थोड़ा परेशान है तो हम नीचे TLC लिख देते हैं और TLC लिखते वक्त उसके घर वालों को समझाते हैं कि मेरे पेशेंट को मत परेशान करना। दैट्स सो नाइस। एंड आई थिंक आजकल एक वो चला है सोशल प्रिस्क्रिप्शन, शायद
this will be a way forward for all the medical problems. And बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you डॉक्टर साहब, आपने हम सबको enlighten किया. And I hope कि audiences also would have enjoyed the entire conversation. And बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए. And we hope, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने हमारा ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा. And please don't forget to like it on the YouTube and other social media channels. And please subscribe to the podcast as well, so that you can enjoy the other informative episodes of our podcast. So the links of which are being shared in the shared sections. So thank you so much, and hope to continue these conversations in the future podcasts.